7045220000 पर अपना सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो लाइव भी जा रहा है इस समय, तो आप अपनी क्वेरीज वहां पोस्ट भी कर सकते हैं, साथ ही शो देख भी सकते हैं। #AskAwazYomani जरूर लिखिए। तो ये है तरीका इस शो में शामिल होने का। अब आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लें उससे पहले हम बॉन्ड्स पर चर्चा करेंगे। कल हमने बेसिक जानकारी अपने व्यूअर्स को दी थी कि बॉन्ड होते क्या है, किस तरीके का रिटर्न इसमें मिलता है, कब ये इन्वेस्ट करने चाहिए और कौन सा सही टाइम होता है। लेकिन आज हम स्पेशली फोकस करेंगे सरकारी बॉन्ड्स पर, क्योंकि आमतौर पे जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं इसी शो में, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे उन व्यूअर्स को जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, उनको बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो अगर स्पेशली सरकारी बॉन्ड की बात करें तो ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं और इनके क्या फीचर्स होते हैं? दीपाली, देखिए, जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं उन सिक्योरिटीज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू करती हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको बेसिकली पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग हो या जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स उसकी फंडिंग हो या जो फिस्कल डेफिसिट हो उसकी फंडिंग करनी हो। तो उस तरह से जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड्स लेके आते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म की जो बॉन्ड्स या सिक्योरिटी इशू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में तो वो डेटेड सिक्योरिटीज हैं, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो जो बॉन्ड्स इशू करते हैं उनको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि ये वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ये वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, तो ये बताइए हेमंत जी, इन बॉन्ड्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और साथ ही क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जब हम दीपाली जब हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो उसमें कई तरह के बॉन्ड्स हैं। जैसे मैंने कुछ बात की, फिक्स रेट बॉन्ड्स की बात की मैंने, उसके अलावा जो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी होते हैं, और फिर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं, और उसके अलावा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हैं, और या फिर 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग्स बॉन्ड है। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी कि काफी सारी वेराइटीज हैं यहाँ पे। बट ब्रॉडली अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती है इन बॉन्ड्स को, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें एक सॉवरेन गारंटी रहती है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि पैसा आपका सेफ रहे, सेफ्टी रहे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो काफी अच्छी ऑप्शन रह सकती हैं। दूसरी बात यह है कि इनमें गारंटेड रिटर्न मिलते हैं। तो अगर अगेन फिर से आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि किस तरह का रिटर्न आपको मिलेगा, तो वो भी आपको गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलेगा। और इसमें इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट रहती है पहले से। तो आपको पता है कि हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आप उसको एक तरीके से रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा मैं कहूँगा सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनको आप एज ए कोलेटरल ऑफर कर सकते हैं अगर आपको लोन चाहिए। तो ये 4 मेजर बेनिफिट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, कितने तरीके के बॉन्ड्स फिलहाल मार्केट में है, क्योंकि फिक्स्ड रेट बॉन्ड भी होते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी होते हैं, तो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और अगर पॉसिबल है क्विकली अगर आप बता सकें कि क्या डिफरेंस इनमें होता है? श्योर, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो भी निवेशक गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना चाहते हैं वो जानना चाहेंगे कि किस तरह की गवर्नमेंट बॉन्ड उनको मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिक्स रेट बॉन्ड्स की। तो जैसे हमने शुरुआत की थी, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। वो बेसिकली डेटेड सिक्योरिटीज की हम बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे मेच्योरिटी जो है 5 साल से 40 साल तक होती है। और जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इसके ड्यूरेशन का आपको फिक्स रेट मिलता है। तो एक तो हो गया फिक्स रेट बॉन्ड्स। उसके बाद होते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। बेसिकली जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे रेट जो है वो फिक्स नहीं होता है, ये फ्लोटिंग होता है। और ये जो रीसेट जो होता है वो हाफ ईयरली बेसिस पे होता है, जनवरी और जुलाई के अंदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है कि जो रेट जो फिक्स होता है वो कैसे होता है। उसमें जो बेंचमार्क होता है वो होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC का जो इंटरेस्ट रेट है, उसके ऊपर 35 बेसिस पॉइंट या 0.35% आपको ब्याज दिया जाता है। जैसे अगर हम करंटली बात करें
एनएससी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.8 है, और उस पर अगर हम 0.35 ऐड करें तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.15 है। ये 7 साल के बॉन्ड है, ये ट्रेडेबल और ट्रांसफरेबल नहीं है। इसमें जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए लॉक इन पीरियड थोड़ा कम रहता है, जैसे 60 to 70 ईयर में 6 साल, 70 to 80 में 5 साल और 80 ईयर्स के ऊपर 4 साल। तो ये हो गए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। उसके बाद अगर हम बात करें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो काफी पॉपुलर हो चुके हैं उन सभी निवेशकों के लिए जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अगर आप फिजिकली अगर आप गोल्ड होल्ड करते हो तो उसमें काफी सारे इश्यूज होते हैं, उसमें सेफ्टी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, उसमें प्योरिटी का इशू है, उसमें अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो जैसे अगर आप लॉकर लेंगे या फिर मेकिंग चार्जेस हैं, उसके सामने पेपर फॉर्म में अगर आप गोल्ड रखें तो काफी फायदा है, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो। तो वहां भी मुझे लगता है कि अगर हम अलग अलग ऑप्शन देखें, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स हैं या गोल्ड फंड्स जो हैं, या फिर अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जैसे ईटीएफ है, उनके मुकाबले में ये जो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो काफी अच्छे हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं ये 8 साल के बॉन्ड्स होते हैं और इसमें 5 साल के बाद आप प्रीमेच्योर रिडम्पशन कर सकते हो। उससे पहले भी आप सेकेंडरी मार्केट में चाहें तो इन बॉन्ड्स को आप बेच सकते हो। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्या है, एक तो जिस पीरियड में सब्सक्रिप्शन पीरियड जो होता है, जो आरबीआई जब बॉन्ड को इशू करता है तो इसका जो प्राइस होता है वो पर ग्राम के हिसाब से फिक्स होता है। वो उसके प्रीसीडिंग वीक का जो लास्ट 3 बिजनेस डे हैं उनकी एवरेज क्लोजिंग प्राइस लेके होता है। इनफैक्ट जो जून में जो ट्रांच आई थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, वहां पे जो पर ग्राम रेट फिक्स हुआ था वो 5091 हुआ था। और इसमें एक और फायदा ये है कि अगर आप उसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है। ये बॉन्ड्स को इसमें एक और फायदा ये है कि इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, एक ये अकेली ऑप्शन है जहां पे गोल्ड में आप कुछ रिटर्न कमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम। हालांकि ये टैक्सेबल है लेकिन आपको वहां पे इंटरेस्ट मिलता है 2.5% एनुअली। तो ये एक फायदा है। तीसरी बात ये है कि अगर आप इन बॉन्ड्स को मेच्योरिटी तक होल्ड करते हो, जैसे मैंने कहा 8 साल की टर्म है, तो वहां पे आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना। लेकिन उससे पहले अगर आप इन बॉन्ड्स को बेचते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, जैसे डेट फंड में मिलता है, और उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। तो ये हमने देखा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो काफी पॉपुलर हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अगेन देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है हमारे लिए वो होता है कि हम रियल रेट ऑफ रिटर्न हमारी पॉजिटिव है कि नहीं। डेट इंस्ट्रूमेंट में ऐसी बहुत कम ऑप्शंस हैं जहां पे आप लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बॉन्ड्स को इशू किया गया था। ये 10 साल के बॉन्ड थे। बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट के 2 कंपोनेंट हैं। एक है फिक्स रेट 1.5% प्लस इन्फ्लेशन। इसमें पर्पस यही होता है कि जो आपका जो इंटरेस्ट है और जो आपका प्रिंसिपल है, दोनों में आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बट इतनी पॉपुलर नहीं है हमारे देश में। नेक्स्ट टाइम जब ये इशू होंगे देखना होगा कि किस तरीके से ये पॉपुलर होते हैं, क्योंकि जहां पे जो इन्फ्लेशन की हम जो बात कर रहे थे वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सीपीआई की। और आखिर में मैं कहूंगा एक और कैटेगरी जो काफी पॉपुलर है वो है 7.75% जीओआई सेविंग्स बॉन्ड। ये भी आरबीआई इशू करता है। यहाँ पे जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.75% है, टैक्सेबल है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हाफ ईयरली पे ये इंटरेस्ट ले सकते हो या तो फिर आप क्यूमुलेटिव ले सकते हो। अगेन एक काफी पॉपुलर ऑप्शन है इन बॉन्ड्स को खरीदने की। तो ये ब्रॉडली ये 5 कैटेगरी हैं जो मुझे लगता है कि जो भी निवेशक गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनको आप अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो इनको कंसिडर कर सकते हो। ओके, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा ये बॉन्ड्स हो सकते हैं। सरकारी बॉन्ड्स की कैटेगरीज, इनके फायदे नुकसान, इनमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, कितनी कमाई होती है, क्या फायदे हैं, सब बातें हेमंत जी ने बताई हैं। अगर अभी भी कुछ आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। हम आगे शोज में आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई। चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। अवधेश वर्मा रायपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अवधेश जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये सरकारी बॉन्ड हम लोग खरीद कहाँ से सकते हैं करके। ओके, बताइए, सरकारी बॉन्ड पर भी हम बातचीत कर भी रहे थे। हेमंत जी, कहाँ से ये खरीद सकते हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं जो डिटेल्स इन्होंने हमें भेजी थी कि फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले कितना रिटर्न मिलता है इन बॉन्ड्स में। देखिए, जहां तक सरकारी बॉन्ड खरीदने की बात है, हमने कुछ जो बॉन्ड्स की बात की, हमने कहा था कि वो शेड्यूल जो
कोई बैंक्स हैं या तो पोस्ट ऑफिस है या तो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, अलग अलग बॉन्ड्स हैं। बट अगर हम डेटेड सिक्योरिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे, तो उनको आप ब्रोकरेज फर्म, बैंक्स या तो जो बॉन्ड डीलर्स हैं वहां से खरीद सकते हैं, या जो आरबीआई का जो रिटेल ट्रेडिंग जो पोर्टल है वहां से भी आप जाके इन बॉन्ड्स को आप खरीद सकते हो। जहां तक इन्होंने कहा कि इनको अगर मैं कंपेयर करूं फिक्स डिपॉजिट से, देखिए हमने कुछ बॉन्ड्स की बात की 7.75%, या हमने फ्लोटिंग रेट की बात की 7.15%। तो जाहिर सी बात है हम देख सकते हैं कि वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी जो रिटर्न जो मिल रहा है वो फिक्स डिपॉजिट से बेटर मिल रहा है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं, जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको मिलता है जब तक आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो। अगर आपको बीच में एग्जिट करना है तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट है उसका असर आप क्या प्राइस लेंगे उसके ऊपर होगा। और अगर एक दो चीजें और है, जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी का एक इशू हो सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए इन्वेस्ट करने से पहले। बट डेफिनेटली एज ऑफ नाउ इनमें पोटेंशियल है कि आपको वो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न दे सके। ओके, चलिए तो अगले कॉलर की ओर अब रुक कर लेते हैं। अवधेश जी को आंसर मिला है। गणेश कुमार है हमारे साथ दिल्ली से। गणेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये मैडम अपनी वो जैसे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है 20,000 पर मंथ। ओके, तो अभी तक आपके पास कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नहीं है, शुरुआत करना चाहते हैं? हाँ हाँ। ओके, तो बिगनर है म्यूचुअल फंड्स में हेमंत जी, 20,000 के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनका होराइजन है वो 15 से 20 सालों का है। तो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ किन फंड्स के साथ ये पोर्टफोलियो बनाएं और एलोकेशन कैसे करें 20,000 के साथ? जी, आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे इनके पास समय है 15 से 20 साल, और जाहिर सी बात है जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो ऐसी एसेट क्लास में होना चाहिए जहाँ पे आपको, जैसे हमने बात की कि आपको जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव हो, यानी जो ग्रॉस रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्सेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और वहां पे इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें ये पोटेंशियल है कि अगर आप दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो आप लॉन्ग टर्म व्यू लें और अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न आप कमा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास समय भी है 15 से 20 साल और आप हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई थिंक मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज की जो इक्विटी फंड्स हैं वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए। तो उसमें बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड या तो लार्ज एंड मिड कैप की जो कैटेगरीज हैं वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं 4 फंड आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इन चारों फंड में आप 5-5 हजार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पीजीआईएम का अगेन फ्लेक्सी कैप फंड, जैसा कि नाम से पता चलता है एक फ्लेक्सी कैप फंड है। उसके अलावा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी में है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी में, और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैटेगरी में। ये 4 फंड्स हैं, इन चारों में जिनका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका बनाएगा। इन चारों फंड में इन्वेस्ट कीजिए और ध्यान रखिए कि इतने लंबे समय के लिए जब इन्वेस्ट करते हो कभी कभी ऐसे फेजेस आएंगे आपको लगेगा मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, हम कंटिन्यू करें या ना करें, उसको आपको इग्नोर करना होगा। और अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो सही मायने में जो पोटेंशियल है इक्विटी का उसका फायदा आपको 15 से 20 साल के बाद मिलेगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर डेफिनेटली लेना चाहिए। 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर हैं, पीजीएम, फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। वो व्यूअर्स जिनका सवाल ये भले ना हो लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करना चाहते हैं वो भी इन फंड्स को नोट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के विजन के साथ शुरुआत कीजिए। 5,000 ईच गणेश आप ऐड कर सकते हैं इन फंड्स में मंथली बेसिस पे। किशन सिंह है दिल्ली से। किशन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए माफ कीजिए, फोन लाइन पर नहीं है, इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। 39 इयर्स इनकी एज है, 15 इयर्स में 1 करोड़ का इनका टारगेट है और फिलहाल इनके पास एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, 11,000 की एसआईपी चल रही है। एचडीएफसी फोकस्ड फंड है यहाँ पर 21,000 की, तो टोटल इनकी 34,000 की एसआईपी चल रही हैं। इसके अलावा 10,000 की 2 एसआईपी और हैं, तो टोटल 44,000 की इनकी एसआईपीज हैं। क्या सजेशन रहेगा और टारगेट के लिए कितना इन्वेस्ट इनको करना पड़ेगा? देखिए दीपाली, इन्होंने कहा कि इनके पास आई थिंक 2 एसआईपी चल रही है इनके पास और 2 जगह में इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इनका जो टारगेट है 15 साल के बाद वो करीब 1 करोड़ का है। तो वहां तक पहुंचने के लिए अगर हम मान के चले कि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें और एनुअलाइज रिटर्न अगर हम एज्यूम करके चलें कि इनको 12% मिलेगा तो करीब करीब इनको 20,000 रुपए की और टोटल इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इनकी जो एसआईपी की जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 10,000 है। तो जाहिर सी बात है कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपीज से बढ़ाना होगा।
दोनों फंड जो इनके पास है वो दोनों अच्छे फंड हैं, उनमें तो बने रह सकते हैं। उसके अलावा दो फंड की, जैसे हमने अभी बात की, पीजीएम फ्लेक्सी कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, वो दो फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। और जो एग्जिस्टिंग जो लमसम पैसा है, जैसे एक जगह तो आई थिंक एक्सिस स्मॉल कैप में तो उनका ऑलरेडी एसआईपी चल रहा है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। उनके पास एक अलग से एक फंड है, शायद एचडीएफसी फोकस फंड, जिसमें थोड़ा सा अमाउंट है। मुझे लगता नहीं कि एक उतने अमाउंट के लिए आप उस फंड को रखें, तो किसी भी एग्जिस्टिंग फंड में आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आप अपना लक्ष्य, अगर ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं 15 साल तक, डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। हेमंत रस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और हेमंत रस्तगी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगला सवाल जो है वो हमें ईमेल के थ्रू मिला है और ये सवाल हमें भेजा है संजय रावत ने देहरादून से। 33 इयर्स इनकी एज है, मंथली इनकम है 90,000। 10 इयर्स में बच्चे की एजुकेशन के लिए 50 लाख इनको चाहिए और 27 इयर्स में रिटायरमेंट के वक्त 2 करोड़। तो समय तो है इनके पास, लेकिन पिछले 1 साल से 1.5 साल इनफैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2021 में इन्होंने स्टार्ट किया था। इनके पास जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें एसबीआई ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एलएनटी इमर्जिंग बिजनेसेस और एक्सिस ईएसजी इक्विटी फंड है। यहाँ इनकी ऑलमोस्ट मान के चलिए 10,000 की एसआईपी चल रही है। लमसम इन्वेस्टमेंट कुछ की हुई है इन्होंने 1 लाख एलएनटी मिड कैप में, आईसीआईसीआई बैलेंस में 51,000, एचडीएफसी गोल्ड फंड में 1 लाख और पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 2 लाख। तो इनका मौजूदा पोर्टफोलियो कैसा है हेमंत जी, प्लस इनके लक्ष्य को लेकर आपके सजेशंस क्या हैं? देखिए, अगर हम इनके टारगेट की बात करें तो जैसा आपने कहा, इनके 2 टारगेट है। एक, बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए इनको, अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो अगर हम क्योंकि लंबा समय है दोनों में, अगर हम 12% का एनुअल रिटर्न मान के चलें और ये एज्यूम करें कि वो जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में रहेगा, तो इनकी जो एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए उनको करीब 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और इनकी खुद की रिटायरमेंट के लिए करीब करीब उनको 9,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। कुल मिला के इनको 29,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो करीब 10,000 है। अब इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 4.5 लाख की जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर हम ये मान के चले कि वो बच्चे के एजुकेशन के लिए अलाइन करते हैं, तो वो करीब बढ़ के 14 लाख हो जाएगा। तो उसमें से इसका मतलब ये है कि उनका जो टारगेट है एजुकेशन के लिए वो 50 से 36 हो जाएगा, जो उनको एसआईपी से अचीव करना होगा। और वहां पे उनको एसआईपी की रिक्वायरमेंट 15,000 होगी, ना कि 20,000 जो हमने ओरिजिनली बात की थी। तो कुल मिला के इनको यहाँ पे 24,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। जाहिर सी बात है, इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। और इन्होंने जो अलग से ग्रुप बनाया है लमसम का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको सोचना होगा कि एक ही पोर्टफोलियो बनाए अलग अलग गोल वाइज, तो वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। 2 चेंजेस इनको अगर ये पोर्टफोलियो में करें तो मुझे लगता है अच्छा है। एक तो उन्होंने एचडीएफसी गोल्ड में जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इन लक्ष्यों के लिए मुझे लगता नहीं कि गोल्ड फंड एक सही ऑप्शन रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि वो पैसा जो है अगर वो एचडीएफसी के लार्ज और मिड कैप फंड में लगाए तो वो मुझे लगता है एक बेहतर ऑप्शन होगी। दूसरा, इन्होंने जो पैसा लगाया है एक्सिस ईएसजी में, अगेन वो थीमेटिक फंड है, मुझे नहीं लगता कि वो इनके पोर्टफोलियो के लिए वो सूटेबल होगा। वो पैसा अगर वो एक्सिस फोकस में लगाए तो मुझे लगता है वो उसमें ज्यादा पोटेंशियल रहेगा और उनके पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये कुछ चेंजेस इनको करने हैं और जैसा मैंने कहा कि आपको लक्ष्य पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहिए, जैसे जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे, आपकी इनकम इंक्रीज करे। थोड़े चेंजेस पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं जो आपने नोट कर लिए होंगे। मनिंदर सिंधु ने एक ईमेल के जरिए सवाल भेजा है दिल्ली से। 35 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है 60,000, टारगेट है 20 लाख का 10 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए और 25 साल में रिटायरमेंट के वक्त 50 लाख। फिलहाल इनके पास आईसीआईसीआई प्रू टेक, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, कैनरा रोबोको इक्विटी टैक्स सेवर, निप्पॉन इंडिया फार्मा, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है, फंड्स की लिस्ट काफी लंबी है। 500 रुपए से लेकर 2,000 की इनकी एसआईपी चल रही हैं। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है और क्या सजेशन होंगे आपके? आई थिंक अगर हम इनके इंडिविजुअल टारगेट्स को देखें, किस तरह की इनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन और रिटायरमेंट की 2 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं यहाँ पे, दोनों के लंबा समय है। जो एजुकेशन के लिए जो गोल है उसको अचीव करने के लिए उनको करीब 9,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और जो उनकी रिटायरमेंट है, क्योंकि बहुत लंबा समय है वहाँ पे, उनको करीब 3,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो कुल मिला के उनकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 12,000 होनी चाहिए। अभी जो उनकी करंट इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनको बढ़ाना होगा।
पोर्टफोलियो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इक्विटी एज एन एसेट क्लास सही चुनी है, लेकिन फंड थोड़े ज्यादा है। दूसरी बात, जिस तरह के जो फंड्स हैं, मुझे नहीं लगता वो एक छोटे इन्वेस्टर जो एक छोटी छोटी रकम से एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, उस तरह के एग्रेसिव फंड उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इनके पास एक टेक फंड है, एक फार्मा फंड है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इनके लिए सूटेबल है। उसके सामने वो एग्जिट करें वहां से, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग अलग है, उसका रिस्क प्रोफाइल अलग है। वो जो है HDFC लार्ज एंड मिड कैप में वो इन्वेस्ट करें, और इनके अलावा और कम करने के लिए जैसे 500 रुपए इन्वेस्ट करें ऐसे ब्लू चिप फंड में, वो किसी तरीके से भी इनके पोर्टफोलियो में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा इतनी कम रकम। तो मैं चाहूंगा वो पैसा भी अगर वो HDFC लार्ज एंड मिड में करें, तो इस तरीके से एक तो फंड्स कम होंगे, रिस्क कम होगा और कंसोलिडेट होगा पोर्टफोलियो। और जैसा मैंने कहा, उनको इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए से अपनी बढ़ानी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। चलिए ठीक है, तो ये सजेशंस आपको आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, नोट कर लीजिए डिटेल्स, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे भी ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और 12,000 की SIPs आपको करनी होंगी, बच्चे की शादी के लिए 9,000 की SIPs काफी होंगी, और रिटायरमेंट के लिए 3,000। तो थोड़ा सा SIP अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आपको फंड्स के बारे में भी हेमंत जी ने सजेशन दिए हैं। लेकिन चलिए अब क्वेरीज ना लेकर अब हेमंत जी से पूछ लेते हैं कि उनके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं उन व्यूअर्स के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। बताइए हेमंत जी, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? पहले देखिए, हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा फोकस आज, अगर मैं टॉप फंड्स की बात करूं 4, तो मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कितना पैसा वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाए। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्रीडम रहती है कि वो मार्केट डायरेक्शन देख के, वैल्यूएशन देख के वो डिसाइड कर पाए। ये बात सही है कि आज के समय में अगर हम देखें तो जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनमें लार्ज कैप में थोड़ा डोमिनेशन ज्यादा है, बट मुझे लगता है जैसे जैसे मार्केट सुधरेगी और इकोनॉमी सुधरेगी, हम देखेंगे कि मिड और स्मॉल में भी उन फंड्स का एक्सपोजर बढ़ेगा। तो ये 4 फंड अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले एक फंड हमने बात की है PGM फ्लेक्सी कैप की, वो डेफिनेटली इस फंड में रहेगा। और दूसरा हमने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, और तीसरा कैनरा रबेको फ्लेक्सी कैप फंड, और चौथा UTI का फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और किसी भी निवेशक के लिए अगर या तो वो शुरुआत करना चाहें या अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को देखना चाहें, तो ये चारों फंड में से 2 या 3 फंड, डिपेंडिंग ऑन कितना उनका अमाउंट है, इनमें से चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपके हैं फंड्स, आपके लिए फंड्स जो सजेस्ट किए हैं हेमंत जी ने, इनको नोट कर लीजिए और शुरुआत कीजिए। शुक्रिया हेमंत जी, आप आए शो में, आपने सभी क्वेरीज को आंसर किया, बॉन्ड्स के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।